and very happy Teachers Day to all of you too. पिछले लेक्चर्स में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात कर चुके थे, लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिए थे, सिस्टम क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले थोड़ा सा रिव्यू करेंगे प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू का। जैसे हम लोगों ने जो बात की थी कि वही फोर्स dp ओवर dt होता है, इम्पल्स मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, ठीक है। अब आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, उसके बाद फिर कंस्ट्रेंट मोशन, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा न्यूटन्स लॉ की प्रॉब्लम्स करते समय, तो वो हम लोग करेंगे। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल से, थोड़ा रिव्यू लेते हुए, और फिर मैंने जो कुछ क्वेश्चन छोड़े थे वो करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, जैसे ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। जैसे अ बॉल ऑफ मास m kg इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी ऑफ u एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि मैंने चेंज किया हुआ है विद वर्टिकल। जनरली स्टूडेंट ध्यान से पढ़ते नहीं है, तो क्या होता है थीटा विद हॉरिजॉन्टल, फिर कंपोनेंट्स में गड़बड़ करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। देन कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल ओवर इट्स फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गई x, और ये हो गई इसकी वर्टिकल डायरेक्शन सपोज, ठीक है। और यहाँ से हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया इस तरीके से। अब अगर इस पार्टिकल को अगर हम प्रोजेक्ट कर दें, तो सपोज प्रोजेक्शन स्पीड में कह रहा हूँ कि u है, यहाँ पे ये दिया हुआ है हमें, प्रोजेक्शन स्पीड u है और ये एंगल थीटा है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हार्दिक गुड मॉर्निंग, गीता गुड मॉर्निंग, हार्दिक, गीता शर्मा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चे तो मैसेज कर सकते हो तुरंत, और मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। इवन देन ओके, सारिका गुड मॉर्निंग। चलिए ये यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया था, हम इंटरेस्टेड हैं निकालने में कि भाई चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। लास्ट टर्न पे जो पढ़ाया था मैं उसका जस्ट रिव्यू ले रहा हूँ अभी। यू स्पीड से मैंने प्रोजेक्ट किया पार्टिकल को, एंड सपोज एंगल गिवन इज विद द वर्टिकल। देखो ध्यान से आप, एंगल गिवन विद द वर्टिकल, ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट आएंगे इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी यू कॉस थीटा, एंड जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, u साइन थीटा। तो अगर वर्टिकल से u स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, तो ये जो प्रोजेक्टाइल है ना, ये इसी स्पीड से जाके ग्राउंड को हिट करेगा और इतने ही एंगल पे हिट करेगा। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, ये हिट कर रहा है यहाँ पे आके, ठीक है। तो ये अब अगर मैं बात करूँ वर्टिकल से, तो वर्टिकल से मलय हेलो, ओके, ये थीटा एंगल हो गया और ये u स्पीड है अगर, तो क्लियरली यू कैन सी कि इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा u cos थीटा, क्योंकि हमने जिस स्पीड से प्रोजेक्ट किया था उसी स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा। और फिर अगर हम इसके कंपोनेंट कर दें, तो एक तो u cos थीटा और ये u sin थीटा। अब हमारा एम क्या था, हमारा एम था चेंज इन मोमेंटम, एंड मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी माय डियर स्टूडेंट्स। तो पहले मोमेंटम इनिशियली कितना था वो हम लिखेंगे। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू इज नथिंग बट m टाइम्स u साइन थीटा आई कैप प्लस m टाइम्स u cos थीटा j कैप। दिस इज our initial momentum and the final momentum clearly you can see. Aditya, happy teachers day, thank you, good morning। फाइनल मोमेंटम अगर हम देखें तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, देखो mu साइन थीटा आई कैप प्लस mu cos थीटा माइनस जे कैप, ये आ जाएगा फाइनल मोमेंटम। अब हमारा एम क्या था, हमारा एम था कैलकुलेट करना चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस क्या करेंगे हम लोग, इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल में से इनिशियल मोमेंटम देखो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये तो ऐसे ही उड़ जाएंगे, उड़ गए। अब क्या रह गया, दिस इज नथिंग बट 2mu cos थीटा और डायरेक्शन माइनस जे कैप।
इन दिस मैनर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो चेंज इन मोमेंटम अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे बात हो रही है तो वो मैंने एक रिव्यू ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आपने देखा था कि लिफ्ट में पर्सन मूव कर रहा था और इनिशियली मैंने रेस्ट में लिया था लिफ्ट को, फिर एक्सेलरेटेड अपवर्ड, और इसके लिए मैंने रीडिंग निकाली थी। तो रीडिंग जो आई थी वो क्या आई थी, mg प्लस ma। सजल गुड मॉर्निंग, स्नेहा गुड मॉर्निंग। और थर्ड पॉइंट पे अगर हम बात करें तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले थे, लेकिन मैंने आपको हिंट दिया था कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब रिटार्डिंग डाउनवर्ड का मतलब एक्सेलरेशन अपवर्ड, दिस इज रिटार्डिंग डाउनवर्ड, दिस इज रिटार्डिंग डाउनवर्ड। और इसका मीनिंग आप ये भी समझो कि दिस इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। तो ये दोनों एक ही बात है, तो यानी जो रीडिंग है वो सेम आएगी। तो लेट्स चेक। तो अगर मैंने मैन का एफबीडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बना रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम बनाएंगे तो mg देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और इस पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो कॉन्टैक्ट फोर्स और यू कैन से रिएक्शन फोर्स जो स्प्रिंग बैलेंस का है वो r अपवर्ड। स्प्रिंग बैलेंस हमेशा रिएक्शन फोर्स रीड करता है। यस नीतीश कुमार गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए इस पे अब इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, देखो mg माइनस r इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, रिटार्डिंग डाउनवर्ड, तो विल राइट हाउ मच m इंटू माइनस ए। तो रीडिंग देखो बच्चों क्या आ जाएगी, mg प्लस ma, विच इज सेम एज दैट रिजल्ट जो हम लोगों ने केस 2 में डेवलप किया था। दैट मीन्स जो रीडिंग है या इफेक्टिव वेट है, बेसिकली इफेक्टिव वेट जो है वो बेसिकली ग्रेटर देन है किससे, एक्चुअल वेट से। एक रफ आइडिया अपने दिमाग में हमेशा रखो कि लिफ्ट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिटार्ड हो रही है विद सम एक्सेलरेशन, तो जो इफेक्टिव वेट है वो हमेशा एक्चुअल वेट से ज़्यादा ही आएगा, और mg प्लस ma, ठीक है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखोगे। चलिए आगे बात करते हैं। एक केस 4 मैंने ये लिया हुआ है, देखो अब मैंने यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। तो किसी भी फ्रेम में बैठ के आप बात कर सकते हो। बी क्लियर, जब भी हम प्रॉब्लम स्टार्ट करें न्यूटन्स लॉ में तो हमें एकदम क्लियर पता होना चाहिए कि हम एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठे हैं या ग्राउंड पे बैठे हैं, क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम में अगर बैठे होंगे तो हमें सूडो फोर्स लेके आनी पड़ेगी, और अगर हम ग्राउंड पे बैठ के बात कर रहे होंगे तो फिर सूडो फोर्स की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे मैं बात करूँ अगर, तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एनालाइज करते हैं। चलो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू अगर ग्राउंड एनालाइज करें तो इस पे फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे, देखो मैन का एफबीडी बना रहे हैं हम लोग, mg डाउनवर्ड और रिएक्शन फोर्स इज स्टिल अपवर्ड और एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन कॉज, ये तो हो गई कॉज, और ये इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। तो कॉज मतलब फोर्सेस और इफेक्ट मतलब एक्सेलरेशंस, ठीक है। तो mg डाउनवर्ड, r अपवर्ड और एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या लिखेंगे, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन यस mg माइनस r इज इक्वल टू ma। तो इफेक्टिवली व्हाट वी गेट, r इज इक्वल टू हाउ मच, mg माइनस ma। तो क्लियरली आप देख सकते हो, यू कैन सी दैट इफेक्टिव वेट, दिस इफेक्टिव वेट इज लेस देन द एक्चुअल वेट। तो अगर लिफ्ट कभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है तो जो उसका इफेक्टिव वेट है वो एक्चुअल वेट से लेस होगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। ऐसे ही आप अगर लिफ्ट में बैठ के सॉल्व करना चाहो तो लिफ्ट में बैठ के भी सॉल्व कर सकते हो। अगर लिफ्ट में बैठोगे तो कौन कौन से फोर्सेस आप मार्क करने पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, अगर एनालाइज करो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ऑब्जर्वर, ये रहा लिफ्ट ऑब्जर्वर, इस पे अगर फोर्सेस आप मार्क करोगे तो देखो डियर स्टूडेंट्स कौन कौन से फोर्सेस आ जाएंगे इस पे। अगर हम देखें तो एक तो mg, और दूसरा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन फोर्स, और लिफ्ट जो है एक्सेलरेट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है,
इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, तो इसका मतलब सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप एक्सेलरेटेड फ्रेम से बैठ के देख रहे हो। तो सूडो फोर्स इस पे किस डायरेक्शन में, फ्रेम की अपोजिट डायरेक्शन में। कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो मास कितना है मैन का, m, और एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो सूडो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी r प्लस एम ए। ठीक है, और रेस्ट हमें इंश्योर करना है, यहाँ पे रेस्ट में है, तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी r प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी। तो अगेन वी गेट द सेम रिजल्ट, r इज इक्वल टू हाउ मच, एम जी माइनस एम ए। और बिल्कुल इसी तरीके से आपके लिए होमवर्क है ये, अगर रिटार्ड करे अपवर्ड, मैं पहले ही समझा चुका हूँ, रिटार्ड अपवर्ड इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो कैसे भी डील कर सकते हो। अब एक इंटरेस्टिंग केस जो आता है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट हैपेंड इफ द लिफ्ट फॉलिंग फ्रीली। अब लिफ्ट अगर फ्रीली फॉल करे, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर ये एक्सेलरेट कर रही है, तो अभी हम लोगों ने इफेक्टिव वेट निकाला था, r इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, ये इफेक्टिव वेट आया था अपना। और अगर a इज इक्वल टू जी हो जाए, तो क्लियरली यू कैन सी कि जो रीडिंग है उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी जो रीडिंग है वो 0 आ गया। रीडिंग 0 आने का मतलब क्या हुआ, रीडिंग 0 आने का मतलब हुआ वेटलेसनेस पोजीशन। कभी फील किया है क्या आप लोगों ने, कभी फील किया हो तो बताओ भाई मैसेज करके फटाफट, वेटलेसनेस पोजीशन फील की है क्या, वेटलेसनेस पोजीशन। नहीं तो मैं फील कराता हूं। देखो फिजिक्स बेसिकली फीलिंग का ही सब्जेक्ट है। आप क्या करो, एक पर्टिकुलर हाइट्स पे जाके अपने ऊपर, गुड मॉर्निंग मोनिका, यहाँ पे अपने ऊपर एक बुक रख लो, ठीक है। एक पर्टिकुलर हाइट पे हो आप, और इस पर्टिकुलर हाइट से आप अगर जंप करोगे ना यहाँ से, तो ड्यूरिंग जब तक आप एयर में हो तब तक ये जो है वेट जो आपके सर पे रखा हुआ है कोई इफेक्ट नहीं डालता हुआ दिखेगा। अब कोई इफेक्ट नहीं डालते हुए दिखने का क्या मतलब हुआ कि ये प्रेस नहीं कर रहा है कुछ भी, कोई रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है ड्यू टू इट्स वेट, आपको पुश नहीं कर रहा है, क्योंकि ड्यूरिंग द मोशन जो आपका एक्सेलरेशन है वही उस बॉडी का एक्सेलरेशन है, यानी दोनों का एक्सेलरेशन जी है। और इट मीन्स कि ये वेटलेसनेस पोजीशन हो जाएगी। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलो देखो, ये एक और इंटरेस्टिंग केस। अभी तक तो मैं बात कर रहा था कि लिफ्ट का जो रोप ब्रेक हुआ, अब क्या है कि मशीनरी की हेल्प से हमने लिफ्ट को ही एक्सेलरेशन जी से भी ज़्यादा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करा दिया। इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी, तो क्या होगा, अगर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी हो गया, से एक्सेलरेशन मैंने कहा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास ऑफ द मैन मैंने ले लिया सपोज से 50 kg, ठीक है। तो इफेक्टिवली यू कैन सी कि जो रीडिंग आएगी, रीडिंग की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो रीडिंग इज इक्वल टू, अभी जो ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आप लोग देखोगे दिस इज एम जी माइनस एम ए, तो एम और जी की वैल्यू 10 माइनस एम मल्टीप्लाइड बाई ए 12, विच इज नथिंग बट एम की वैल्यू 50 थी, और ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2, और रीडिंग निगेटिव आ गई। रीडिंग निगेटिव आने का मतलब अगेन नो कॉन्टैक्ट। आगे हमेशा ध्यान रखना है कि अगर रिएक्शन फोर्स या तो 0 या फिर लेस देन 0, अगर रिएक्शन फोर्स कभी भी 0 हो या लेस देन 0 हो, ठीक है, तो इट मीन्स नो कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट ही खत्म हो गया, तो फिर हुआ क्या फिर भाई, तो हुआ क्या, जो मैन है वो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। तो कैसे देखें अपन इसे, चलो देखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालते हैं अब। तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ मैन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। अब चूंकि कांटेक्ट खत्म हो गया है, तो मैन पे तो फोर्स केवल और केवल mg ही लग रहा है, और मैन पे अगर फोर्स केवल mg लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन तो g हुआ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और ये माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट से a जो भी है, तो हम लोगों ने जो लिया है वैल्यू उसके रेस्पेक्ट में, चलो मैं बात कर लेता हूं। मैंने
एक्सेलरेशन ऑफ द मैन g का मतलब 10 हो गया, और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज मैंने 12 कंसिडर किए फॉर एग्जांपल, तो ये रिजल्ट देखो -2 आया। यानी एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्लियरली दिख रहा है कि कितना हो गया -2, और -2 आने का मतलब जो मैन है वो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस साइन का मीनिंग क्या हो गया, अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, अगर मान लो ये 10 मीटर की हाइट है लिफ्ट की, दिस इज द हाइट ऑफ लिफ्ट से 10 मीटर, तो थोड़े टाइम के बाद वो यहां से, अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहां से मूव करके सीधे यहां आएगा। फिर ये था अगर पर्सन मान लो यहाँ पे, तो ये यहां से मूव करके यहां सीधे टकराएगा जाके। अब पूछा जाए भाई कितने टाइम के बाद टकराएगा, तो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 हुआ, एक्सेलरेशन निकाल ही लिया है आपने लिफ्ट के अंदर बैठ के, तो बस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देंगे और तुरंत पता लग जाएगा भाई कि कितने टाइम के बाद ये हिट करेगा। तो ये बेसिक पॉइंट थे जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने छोड़े थे, वो हम लोगों ने रिव्यू कर लिए। अब आगे चलते हैं, एप्लीकेशन इसका जो पूरा हमने लिफ्ट सिस्टम पढ़ा है इसको अप्लाई करते हैं। चलो ये एक मजेदार प्रॉब्लम है, देखो आप ध्यान से, मजेदार यहाँ तक तो बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, मजेदार इसके बाद शुरू होगी जब आपको ये ड्रॉ करना है। तो अगर आप ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ तो ड्रॉ करके देखो, नहीं तो देखो फिर यहाँ पे। ओके चलो, अ मैन ऑफ 50 kg इज इन लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड। तो लिफ्ट में पर्सन मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, सपोज ये कोई लिफ्ट हो गई अगर, ठीक है, ये लिफ्ट हो गई और ये पर्सन हो गया, ये लिफ्ट में वेइंग मशीन पे अगर खड़ा है तो पहले बता रहे हैं कि भाई किधर, लिफ्ट मूव्स अपवर्ड फर्स्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड। तो रीडिंग कितनी आएगी, हम लोग रीडिंग निकाल लेते हैं। R1 लिखें अगर, तो डायरेक्ट हमें पता है, अब हम लोग यूज कर चुके हैं, तो अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं mg प्लस ma। तो मास कितना है इसका, मैन का 50 एंड g की वैल्यू 10 और एक्सेलरेशन है 5, तो ये कितना आ जाएगा 15 इंटू 5 75, इतने न्यूटन। तो रीडिंग फर्स्ट केस में हमें पता लग गई भाई 750 न्यूटन होगा। अच्छा, दूसरे केस में बोला है भाई कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया 10 सेकेंड तक, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ये मूव कर रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। हम लोग सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब जो रीडिंग है वो एक्चुअल वेट के बराबर आती है। ये हम लोग प्रीवियस डिस्कशन कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस बात को कि जो R2 है वो 50G के बराबर हो जाएगा। 50G की वैल्यू मैं 10 लेके चल रहा हूं, तो दिस इज 500 न्यूटन। और इसी तरीके से अगर मैं थर्ड पॉइंट पे बात करूं तो थर्ड पॉइंट पे कितना हो जाएगा, थर्ड पॉइंट यानी लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में या किस डायरेक्शन में, एंड फाइनली विद अ रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन अपवर्ड या डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, तो इफेक्टिव रीडिंग जो आती है दिस इज mg माइनस ma। तो दिस इज 50 इंटू 10 माइनस 5 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 250 न्यूटन। तो ये तीनों केसेस में हमने रीडिंग कैलकुलेट कर लिए। अब बात आती है कि ये जो रीडिंग है यही एक्चुअली अपेरेंट वेट है। ये तीनों केसेस में अपेरेंट वेट हमें पता लग गया। अब अपेरेंट वेट को मैंने प्लॉट करने के लिए बोला है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो कैसे प्लॉट करेंगे, देखो इस डायरेक्शन में मैंने अब अपेरेंट वेट ले लिया इस तरीके से, दिस इज अपेरेंट वेट, दिस इज अपेरेंट वेट एंड दिस इज टाइम सेक्शन। इधर हम लोग टाइम की बात कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट 10 सेकेंड तक रीडिंग क्या रही, उसके बाद नेक्स्ट 10 सेकेंड। अच्छा, आगे रेस्ट में आने का टाइम नहीं दिया है, बट ये इंफॉर्मेशन हमें पता है कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेट हुआ था टू गेन सम वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ रिटार्डेशन अगर वही है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगेन वो 10 सेकेंड में ही रेस्ट में ही आएगा, अगेन 10 सेकेंड में आएगा। इसका मतलब यहाँ पे तुम तुरंत इंश्योर कर सकते हो, काइनेमेटिक्स में आप बहुत अच्छे से कर चुके हो, ये 10 सेकेंड, ये 20 सेकेंड और ये 30 सेकेंड,
ठीक है, नहीं तो फाइनल वेलोसिटी 0 करो और v बराबर u माइनस AT लगा दो तो टाइम आ जाएगा वहां से, और वेलोसिटी फिर आप निकालनी पड़ेगी v बराबर u प्लस AT से फर्स्ट सेक्शन के लिए आपको, तो वो टाइम इतना ही आएगा 10 सेकेंड। तो अब क्लियर है। फर्स्ट 10 सेकेंड के लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट 10 सेकेंड में जो वेलोसिटी होगी, जो अपेरेंट वेट होगा, इसका अपेरेंट वेट आया था 750 न्यूटन, तो ये चलो 750 है यहाँ पे, दिस इज 750, तो अपेरेंट वेट 750, दिस इज कांस्टेंट, ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना देंगे कि भाई एक्सेलरेट हो रही थी तो इस तरीके से, तो ये कॉमन मिस्टेक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। 750 आ गया यहाँ पे। उसके बाद देखो 500 न्यूटन आया था कांस्टेंट वेलोसिटी से जब मूव करेगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ये मूव कर रहा है तो ये 500 हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये ब्रेक यहाँ पे, और 500 के बाद ये आया था 250 न्यूटन, दिस इज 500 न्यूटन एंड दिस इज हाउ मच 250 न्यूटन, तो 250 न्यूटन है, तो यहाँ पे फिर ये इस तरीके से आएगा, इस तरीके से 30 सेकेंड तक, तो ये इस तरीके से कंप्लीट हो गई प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये पूरा एप्लीकेशन हो गया जो लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने काम किए थे। अब नया काम करते हैं। ठीक है, अब हमारा एम ये है कि आगे पुलिस से भी खेलना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो जो पुली सेक्शन आएगा तो उससे पहले थोड़ा पुली के बारे में अपन बात कर लेते हैं। जैसे पुली का रोल क्या है, देखो पुली आपने देखा होगा, अगर आप जिम जाते हो तो वहां पे बहुत सारे पुली सिस्टम होते हैं। ठीक है, नहीं तो वेल अगर आपने देखा हो तो उसमें भी एक पुली रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक पुली दिखाई हुई है, देखो ध्यान से। और ये कर क्या रही है पुली, ये पुली बेसिकली इस फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर रही है, इस फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर रही है। यहाँ पे अगर ये स्ट्रिंग है तो ये टेंशन मैं यहाँ मार्क कर दूं, इस पे ये टेंशन मैं यहाँ मार्क कर दूं, तो ये ऐसे था फोर्स और इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गई। तो बेसिकली पुली का रोल यही है कि वो डायरेक्शन चेंज करेगा अप्लाइड फोर्स की। तो पुली है क्या, अभी हम लोगों ने बात की, इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ व्हील विच कैन रोटेट फ्रीली ऑन इट्स एक्सिल। एक्सिल ये है बच्चों, देखो ध्यान से, ये एक्सिल हो गई। यस, टेंशन इन द, बिल्कुल रिवर्स कर सकती है आदित्य, बिल्कुल रिवर्स कर सकती है टेंशन की डायरेक्शन। डिपेंड्स कि हम किस एंगल पे पुल कर रहे हैं। अभी ये एंगल पे पुल कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन इस तरीके से चेंज कर रहा है। द ओनली फंक्शन ऑफ पुली इज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द स्ट्रिंग। इट डिपेंड्स कि हम किस डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं। अगर इस डायरेक्शन में करेंगे तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बात करेंगे। चलो, आइडियल पुली ही हम कंसिडर करने वाले हैं, क्योंकि आगे जब रोटेशन पढ़ेंगे तब वहां पे कुछ मास वगैरह पुली का आ सकता है, लेकिन अभी के रेस्पेक्ट में जब तक नहीं दिया है तो आइडियल पुली। ठीक है, और आइडियल पुली का मतलब मास लेस होगा और वो फ्रिक्शन लेस होगी, मतलब कोई फ्रिक्शन उसमें कंसिडर नहीं करना है। तो आइडियल पुली ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू इट्स रोटेशन, और अगर कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है तो स्ट्रिंग के बोथ साइड जो है वो टेंशन की डायरेक्शन डिफरेंट होगी इस तरीके से, और टेंशन की वैल्यू जो है वो सेम होगी। ठीक है, टेंशन की डायरेक्शन कैसे मार्क करेंगे अपन अभी बात कर लेते हैं। स्ट्रिंग स्लिप्स ओवर एन आइडियल पुली, स्लिप करेगी, ध्यान रहे। अब स्लिप करेगी इसका मतलब एक तरीके, देखो रोटेशन के लिए क्या है, हमें टॉर्क की रिक्वायर्ड होती है, टॉर्क अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अगर पुली को रोटेट कराना है तो कुछ टॉर्क जनरेट होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम टॉर्क को बात आगे नहीं कर रहे हैं, केवल हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर ये है तो स्ट्रिंग इसके ऊपर क्या कर रही है, स्लिप कर रही है, बस केवल स्लिप करेगी बस। ठीक है, और बोथ साइड इसके टेंशन क्या होगी, सेम होगी, टेंशन सेम होगी बोथ साइड। कैसे होगी, चलो मार्क कर लेते हैं। जैसे ये एक पुली सिस्टम दिखाया है मैंने, आप समझो जरा ध्यान से। ये पुली तो आइडियल पुली है, तो पुली पहली बात तो मास लेस और फ्रिक्शन लेस। अब इस पे मैं फोर्स अगर मार्क करूं पुली के ऊपर तो तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे टेंशन फोर्स इज ऑलवेज। पिछले 3 लेक्चर्स में मैं फोर्स कैसे मार्क करते हैं, सिस्टम कैसे लेते हैं, ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे अप्लाई करने का टाइम है। ये टेंशन टी इधर, और यहाँ पे इस तरीके से टेंशन मैंने बताया सेम होगी थ्रू आउट, तो ये टेंशन टी इस तरीके से मार्क करेंगे। तो व्हाट अबाउट हियर, यहाँ पे कितना टेंशन होगा, यहाँ पे कितना टेंशन होगा अगर ये मार्क करना है तो से टेंशन इज टी डैश। ठीक है, अब ये पुली रेस्ट में है, पुली तो मूव कर ही नहीं रही है, तो पुली अगर मूव नहीं कर रही है तो टी डैश
इज इक्वल टू, यस बिल्कुल मोनिका एकदम करेक्ट, 2t आंसर आ जाएगा। टी डैश इज इक्वल टू 2t आ जाएगा। अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो टी डैश माइनस 2t टेकिंग अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव इज इक्वल टू 0, तो टी डैश इज इक्वल टू 2t। एकदम आसान आसान, एकदम सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स पे अपन अब बात कर रहे हैं अभी। ओके चलो आगे बात करते हैं। इसमें एक और मैं एग्जांपल समझाता हूं, देखो पुली के लिए, क्योंकि पुली की आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है अपने को। देखो ध्यान से आप, ये मैंने एक पुली बना दी इस तरीके से, और चलो मैंने कहा इसका कुछ मास है पुली का, और है स्मूथ पुली, ठीक है। इस तरीके से ये एक पुली हो गई, और इस पे स्ट्रिंग कनेक्टेड है। स्ट्रिंग मैं इस तरीके से बना देता हूँ, ये स्ट्रिंग एक ये स्ट्रिंग देखो यहाँ पे, वेट, यस ओके, देखो ये स्ट्रिंग पे टेंशन टी हो गया, और यहाँ पे भी हमने टेंशन टी मार्क कर दिया। ये टेंशन है यहाँ पे, चलो कुछ ब्लॉक होगा यहाँ पे लगा हुआ है, इस तरीके से हैंग करा दिया चाहे तो, ठीक है। और यहाँ भी अपन कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं इस तरीके से। ये एक सिस्टम बना दिया मैंने अभी। अब हम इंटरेस्टेड हैं अभी यहाँ पे कि भाई पुली पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। पुली का मास दे रखा है m, मास ऑफ द पुली, मास ऑफ पुली, ठीक है। तो अब अगर पुली को अगर मैं सिस्टम लूँ तो देखो ध्यान से कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे दिखे हमें। एक तो देखो इस पे टी डाउनवर्ड पुली का एफबीडी बना रहे हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। और एक फोर्स लेफ्टवर्ड आ जाएगी टेंशन की इस तरीके से, और एक चूंकि पुली का मास दे रखा है, तो पुली का मास दे रखा है तो यहाँ पे अपन कितना लिखेंगे mg, तो t प्लस एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया इस पुली पे। और ओवरऑल जो नेट रिएक्शन फोर्स आएगी, यानी ये ज़्यादा बड़ा वेक्टर दिखाऊं मैं यहाँ पे क्योंकि दो फोर्सेस आ गए, तो नेट रिएक्शन फोर्स या इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, यस, वो कितना आ जाएगा। देखो रिजल्टेंट फोर्स इस तरीके से आ जाएगा, यानी जो एक्सेल है ये जो एक्सेल है यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी जस्ट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में करेगी जो फोर्स मैंने बनाया है। और वो कितना फोर्स होगा वो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सेल वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस एम जी का होल स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये नेट फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से ऑन द पुली। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो मैं लेने वाला हूँ वो एनएलएम की जान है एक तरीके से, मतलब एक तरीके से आपको ये समझना है कि हमें हर प्रॉब्लम को अप्रोच करने से पहले कौन कौन से की फैक्टर्स अपने दिमाग में रखने हैं। तो मैं एक एक करके वापस से वो की फैक्टर्स रिवाइज करा रहा हूँ। चलो जो मैं पिछले लेक्चर्स में रिवाइज कराते आ रहा हूँ, चलो देखो एक एक करके। पहला, किसी भी क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट्स, तो पहले हमें सिस्टम डिसाइड करना पड़ेगा। और सिस्टम और ऑब्जर्वर बेसिकली किस हम फ्रेम से देख रहे हैं, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे डिसाइड करेंगे, चलो उसको एक एग्जाम्पल से और मैं बताता हूँ। है क्या, बेसिकली सिस्टम कुछ भी हो सकता है, मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर से मैं इस बात को बार बार जोर दे रहा हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि अगर हमें सिस्टम लेना आएगा तभी हम आगे बात कर पाएंगे। द ओनली रिस्ट्रिक्शन इज दैट कि एक्सेलरेशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द सिस्टम मस्ट बी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वो कैसे बात करेंगे, चलो देखते हैं। ये मैंने एक सिस्टम ले लिया और इस पूरे सिस्टम में नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर देयर एंड सम, ये डिस्क है विच कैन स्लाइड, दिस डिस्क कैन स्लाइड ओवर दिस, मतलब वो सपोज करो यहाँ से स्लाइड करते हुए आ रही होगी, ये स्लाइड कर सकती है इसमें डिस्क। तो एक सिचुएशन मैंने डेवलप कर ली कि, और सिचुएशन देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे बात कर रहे हैं। ब्लॉक बी डज नॉट स्लिप ओवर ए, जो बी है ये ए पे स्लिप नहीं कर रहा है, यानी ये दोनों साथ साथ ही मूव कर रहे हैं। ये मैंने पहले से ही इंश्योर किया हुआ है यहाँ पे। और फिर मैं अब आपके साथ गेम खेलने वाला हूँ और मैं पूछूंगा, और अगर आप आंसर करोगे तो मुझे मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा, ठीक है। डिस्क डी स्लाइड्स ओवर द स्ट्रिंग, ये मैंने समझाई दिया, एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग आर टाइट। चलिए अब आप मुझे बताओ, क्या हम ए प्लस बी को सिस्टम ले सकते हैं?
यू कैन मैसेज मी। क्या हम बी प्लस सी को सिस्टम ले सकते हैं? फ्रिक्शनलेस सरफेस बेटा आयुष, फ्रिक्शनलेस सरफेस है सारी। अभी कुछ फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन में आगे पढ़ाऊंगा इसके बाद, ठीक है। तो अभी हम फ्रिक्शन की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। अभी जितनी इंफॉर्मेशन मैंने ये लिखी है केवल इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या हम सी प्लस जी को सिस्टम ले सकते हैं? देखो ध्यान से, क्या हम ए प्लस बी प्लस सी को सिस्टम ले सकते हैं? ये ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे जो मैंने दिखाया है, ऐसे ही मैं बात करूं क्या ए प्लस सी प्लस जी को सिस्टम ले सकते हैं? तो आप देखो ध्यान से, यस बिल्कुल आदित्य एकदम बढ़िया, आयुष वेरी गुड, एकदम करेक्ट है। क्यों ले सकते हैं? क्यों ले सकते हैं? क्योंकि इन सारे जितने मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं ना बच्चों, उन सबके एक्सेलरेशन सेम हैं, और यही अपना रिस्ट्रिक्शन था कि हम सिस्टम उसको लेंगे कि जब एक्सेलरेशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द सिस्टम क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। चलिए यहां से ये बात क्लियर हो गई कि इन सबके एक्सेलरेशन सेम है, तो हम इनको सिस्टम ले सकते हैं। चलो एक और मैं पूछ लेता हूं आपसे, क्या हम ई प्लस जी को सिस्टम ले सकते हैं? बताओ, ई प्लस जी को सिस्टम ले सकते हैं क्या? ई और जी को सिस्टम लिया जा सकता है? ई ये है और जी ये है। नहीं आयुष, नहीं नहीं नहीं, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी माय डियर, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड यस सेम है क्योंकि दे आर कनेक्टेड विद इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, लेकिन मैंने आपको स्ट्रिक्टली बोला है कि एक्सेलरेशन ऑफ ईच पार्ट मस्ट बी सेम, तो नहीं ले सकते ई प्लस जी को सिस्टम, हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ई में डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और जी में डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन राइटवर्ड है, तो हम इसको नहीं ले सकते हैं। चलो एक और, डी प्लस ई को ले सकते हैं क्या सिस्टम? बताओ भाई। यस आदित्य वेरी गुड, डी प्लस ई को सिस्टम नहीं ले सकते क्योंकि डी जो है स्लाइड कर रहा है, डी स्लाइड कर रहा है किसके ऊपर? स्ट्रिंग के ऊपर, तो डी और ई के बीच में रिलेटिव सेपरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो एक्सेलरेशन ऑफ ईच पार्ट सेम नहीं है, तो क्या होगा? हम उसको नहीं ले सकते। यस अनुष्का, नहीं ले सकते, वेरी गुड, ठीक है। चलो एक और मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये इसको एडवुड मशीन बोलते हैं। दो ब्लॉक को अगर हम ऐसे कनेक्ट कर दें, आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा, क्या हम इसको M1 प्लस M2 को सिस्टम ले सकते हैं? यस रश्मि टेल मी, क्या M1 प्लस M2 को सिस्टम ले सकते हैं? नहीं। यस आदित्य, इसको भी नहीं ले सकते सिस्टम। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि M1 अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो M2 अपवर्ड डायरेक्शन। मेरे ख्याल से आपको इतनी पॉइंट्स बताने के बाद तो ये बात जरूर क्लिक करेगी कि हमें सिस्टम कैसे लेना होगा और कब कैसे डील करना होगा। सिस्टम लेते समय हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। बिल्कुल, डायरेक्शन ऑफ ए इज डिफरेंट। यस आयुष, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पहला स्टेप था कि हमने सिस्टम डिसाइड किया अपनी प्रॉब्लम में, किसी भी प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने के लिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है मार्क ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम एंड मेक अ एफबीडी। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, जब भी हम फोर्स मार्क करेंगे तो थोड़ा एनालाइज कर लें कि एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स का मतलब हो गया कॉज और एक्सेलरेशन का मतलब हो गया उसका इफेक्ट किधर जा रहा है। तो हम ये प्रॉब्लम देखते समय जरूर एनालाइज करें कि मार्क ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम एंड उसका फिर एफबीडी बनाएंगे। और एफबीडी बनाना डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले लेक्चर से ही सिखा रहा हूँ कि एफबीडी कैसे बनेगा, सारे फोर्सेस कैसे मार्क करेंगे, ठीक है। तो अब तो वो आ ही जाना चाहिए आपको अच्छी तरीके से। चलिए, अच्छा, स्यूडो फोर्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के देख रहे हो तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के अगर देखोगे तो स्यूडो फोर्स मार्क करनी ही पड़ेगी, तो इसको स्किप नहीं करना है। तो एकदम क्लियर रहना चाहिए कि हम किस फ्रेम में बैठ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, तीसरा स्टेप जो होगा, चूज अ कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रॉब्लम को आसान भी बनाएगा और डिफिकल्ट भी बनाएगा। ये आप पे डिपेंड करेगा, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करें टू एनालाइज द मोशन ऑफ ईच बॉडी। और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप चूज करोगे उसी में क्या करोगे, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम एंड एक्सेलरेशंस
along द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो भी आप सिस्टम चूज करोगे उसमें सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करोगे और रिजॉल्व करने के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है। एक्स डायरेक्शन के लिए सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू एम टाइम्स, यस, थैंक यू रेवंत, if I pronunciate your name correctly, Revant, okay, apply the equations। चलिए, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स और सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई, इस तरीके से अप्लाई करेंगे हम एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में अप्लाई कर देंगे इक्वेशंस। चलिए, अब एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखो कि जब हम एक्स डायरेक्शन के अलोंग फोर्सेस देख रहे हैं या एक्सेलरेशन मार्क कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में अपन एक्सेलरेशन लेके चलें। फॉर सिंप्लिसिटी वी कैन assume x axis along the direction of acceleration of system and direction perpendicular to it may be chosen as y axis। वो डिपेंड करेगा सिचुएशंस पे, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बेसिकली। अब हमारे पास क्या क्या हो गया, हमने आइसोलेट कर लिया सिस्टम, उस पर सारे फोर्सेस मार्क कर लिए, एक कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लिया, उस पर फिर हमने जो फोर्सेस थे उनको अकॉर्डिंगली कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने रिजॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन कितने हैं। अगर नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ अननोन की सेटिंग एकदम ठीक ठाक है, बराबर है, तो कोई बात नहीं, नहीं तो किसी दूसरी बॉडी का आप बिल्कुल इसी तरीके से रिपीट करो और सारी चीज़ें अप्लाई करते जाओ। मतलब दूसरी कोई बॉडी कंसिडर करो, उस पर लगने वाले फोर्सेस मार्क करो और फिर उसी के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स में उनको रिजॉल्व करो और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। ठीक है, अगर फिर भी बात नहीं बने, मतलब इफ स्टिल नंबर ऑफ अननोन्स आर मोर देन द नंबर ऑफ इक्वेशंस, देन इन दिस कंडीशन वी गेट एक्स्ट्रा इक्वेशन फ्रॉम कंस्ट्रेंट कंडीशन। अब ये नया नाम है कंस्ट्रेंट कंडीशन। ये कंस्ट्रेंट कंडीशन क्या होती हैं? कंस्ट्रेंट कंडीशन का मतलब अंडर विच रिस्ट्रिक्शंस बॉडी मूव कर रहे हो, मतलब वो ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं जिसमें वो कोई भी बॉडी जो है मूव कर रही है, उन ज्योमेट्रिकल रिलेशन को क्रिएट करना, कंस्ट्रेंट रिलेशन बनाना होगा, जिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं अभी आगे। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट आर नथिंग बट ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द मोशन ऑफ द बॉडी which also govern the trajectory of the body। सारिका, थैंक यू, ओके सचिन। चलो, तो ये मैंने बेसिक सारे पॉइंट्स बता दिए। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि चूज अ कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करूंगा और एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि अगर आपने कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं लिया तो आप देखो क्या हो सकता है। लेट्स सी। तो यहाँ पे तुम्हें क्लियरली दिख रहा है मुझे क्या निकालना है। एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द वेज। अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों तो करो कैलकुलेट इसे, और मैं कर रहा हूँ साथ में, और उसको भी वॉच कर सकते हो। तो देखो आप ध्यान से, ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, एक वेज यहाँ रखा हुआ है और उस पर m kg का ब्लॉक रखा हुआ है और ये एंगुलर पोजिशन थीटा पे है। वी हैव टू फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द वेज। वॉल वेज पे कितना फोर्स लगा रही है ये कैलकुलेट करनी है अगर अपने को। तो देखो, एक ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं ले सकता हूं अकॉर्डिंगली। अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं कंसीडर करूं, एक्स डायरेक्शन मैंने अलोंग द इंक्लाइन और वाई डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ले ली, तो अब ये तो मूव कर नहीं सकता है क्योंकि पीछे वॉल है। ठीक है, और यहाँ पे ये फिक्स है एक तरीके से। तो अब मूव केवल m ही करेगा, यानी ब्लॉक ही मूव करेगा, और ब्लॉक किस डायरेक्शन में? अलोंग द इंक्लाइन ही मूव कर सकता है। अब अगर ये अलोंग द इंक्लाइन मूव कर सकता है तो इसका एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा। तो एक्सेलरेशन मार्क कर लिया मैंने, एनालाइज कर रहा हूँ देखो मैं मोशन को, और इस पे मैं फोर्सेस अगर मार्क करूँ तो फोर्सेस यस, एक आप mg मार्क करोगे फोर्स, और एक आप कॉन्टैक्ट फोर्स इस पे मार्क करोगे, और तो कोई रियल फोर्स है नहीं, और अभी ग्राउंड पे ही बैठ के बात हो रही है। ठीक है, तो अब इन फोर्सेस के आप कंपोनेंट कर लो। तो mg का देखो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में। तो क्लियरली यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेने पे तुम्हें ये दिखने लगा कि n की वैल्यू, mg का देखो कंपोनेंट ये थीटा है, अगर तो ये भी थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? mg cos थीटा,
और ये वाला जो कंपोनेंट आता है बच्चों वो mg sin थीटा। तो n की वैल्यू तो दिखने लगी, अब आपको mg cos थीटा आ गई, क्लियर है। तो mg cos थीटा वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम बात करें इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन आप निकालना चाहो तो लिख सकते हो कि mg sin थीटा इज इक्वल टू ma। तो इसका एक्सेलरेशन तुम्हें दिख रहा है g sin थीटा आ जाएगा। लेकिन हमारा एम ये नहीं था, हमारा एम था वेज कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, या जो वॉल वेज पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए अब हम सिस्टम वेज को ले लेते हैं फॉर इंस्टेंस। अब अगर देखो मैंने वेज का एफबीडी बनाऊं, तो अगर वेज ब्लॉक को नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स ऐसे एक्सर्ट कर रही थी, तो ब्लॉक भी तो इस पे नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स ऐसे एक्सर्ट करेगा। तो ये नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स हो गया जो वेज पे एक्सर्ट होगा। एक रिएक्शन फोर्स आप यहाँ मार्क कर सकते हो, ठीक है। और ये जो वॉल है, ये वॉल इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगी, उसको मैंने आर नाम दे दिया। अब बच्चों इसके कंपोनेंट, अब ये कंपोनेंट एकदम बिल्कुल सिमिलर आते हैं जैसे आपने ब्लॉक पे किए हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे रिजॉल्व करूँ इसको, देखो ये एंगल थीटा है, तो क्लियरली आप ऑब्जर्व कर लो, इस पे परपेंडिकुलर ये लाइन है और इस पे परपेंडिकुलर ये, तो ये एंगुलर पोजीशन कितनी हो जाएगी, थीटा आ जाएगी। ये बड़ा प्यारी थ्योरम है कि अगर दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा होता है। ये हमेशा ध्यान रखो, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये थीटा है तो डायरेक्ट आप असाइन कर सकते हो, ये थीटा हो गया। तो अगर ये n है तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो n साइन थीटा होगा। दिस इज n साइन थीटा, n साइन थीटा। अब क्लियरली दिख रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में r राइटवर्ड डायरेक्शन में, n साइन थीटा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, और ये सिस्टम एक्सेलरेट हो नहीं रहा है तो जीरो एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हो गया r इज इक्वल टू n साइन थीटा, और n की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ऊपर। दिस इज n इज इक्वल टू हाउ मच, mg cos थीटा, ठीक है। अगर n की वैल्यू mg cos थीटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो कितना आ जाएगा, mg sin थीटा cos थीटा, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। चलिए आगे अगर मैं बात करूं, ये मैंने आपको एक फ्रेम में सॉल्व करके बताई प्रॉब्लम। अब अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने ऐसा फ्रेम ले लिया होता, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इसका मोशन एनालाइज करो तो अभी यहाँ पे है, थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, और अगर ये यहाँ पे अगर आ गया तो ऐसे अगर ये मूव करेगा तो इसका 2 डायमेंशनल मोशन भी तो हो रहा है। इस डायरेक्शन में अगर मैंने कहा इसका एक्सेलरेशन ax, तो इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इस डायरेक्शन में a बाई होगा। जस्ट यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करो। अब तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो कितना हुआ, थीटा। तो अगर मैं ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लूँ जो मैंने अभी यहाँ दिखाया हुआ है आपको, इस डायरेक्शन को मैंने बाई कह दिया, इस डायरेक्शन को मैंने x कह दिया। हमारे हाथ में हम तो कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, अगर x ये हो गया तो बाई ये हो गया। तो बच्चों प्रॉब्लम करना एक डिफरेंट बात है, एक प्रॉब्लम हो गई और हम बड़े खुश हो गए उससे नहीं। लेकिन अगर प्रॉब्लम की आपको ABCD समझ में आ गई, मतलब हमने पहले ऐसे ट्राई किया था तो ये हमें दिक्कत आई थी या इस तरीके से, तो ये प्रॉब्लम की एक एक बारीकी समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक एक फ्रैक्शन उसका बहुत अच्छे से हमें क्लियर रहना चाहिए। तो अभी मैंने ये सिस्टम ले लिया, एक्सेलरेशन मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए, एक्सेलरेशन क्लियरली लिंक कर सकते हो यहाँ से। एक्सेलरेशन कितना हो गया, यहाँ से अगर मैं दोनों एक्सेलरेशन को लिंक करूँ तो ax इधर है और a बाई इधर है, तो ये लिंक्ड कंस्ट्रेंट, नाम लो कंस्ट्रेंट, जो मैंने समझाया था अभी आपको कि क्या रिस्ट्रिक्शंस है x डायरेक्शन में और ये y डायरेक्शन में, और मूव किधर कर रहा है, अलोंग द इंक्लाइंड। तो इसका कंस्ट्रेंट है कि ये अलोंग द इंक्लाइंड ही मूव करेगा, और अलोंग द इंक्लाइंड मूव करेगा तो दो कंपोनेंट हो गए एक्सेलरेशन के, और उनको हम रिलेट कर सकते हैं, दिस इज a बाई अपॉन ax। तो एक तो इक्वेशन हमने ये बना ली यहाँ पे इनको रिलेट करने की। अब फोर्स कॉज इफेक्ट की बात हो गई भाई, कॉज की बात करें तो फोर्स तो देखो यहाँ पे जैसे पहले मार्क कर रहे थे आपने mg, अब इसी डायरेक्शन में फोर्स रिजॉल्व करने हैं। केवल हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने लिया है, कॉन्टैक्ट फोर्स ये होगा n, और अगर ये कॉन्टैक्ट फोर्स है तो अब देखो ध्यान से, ये एंगुलर पोजीशन होगी थीटा, और यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट फोर्स होगा n cos थीटा, और अगर ये n cos थीटा है तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा n sin थीटा। अब देखो
इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमारा ax है तो फोर्स n sin थीटा दिख रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन a बाई है इस ब्लॉक का, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, mg माइनस n cos थीटा इज इक्वल टू m टाइम्स a बाई, m टाइम्स a बाई आ जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बात करें x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में इक्वेशन बनेगी n साइन थीटा इज इक्वल टू m ax। डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को। अब अगर आप डिवाइड करोगे तो mg माइनस n cos थीटा डिवाइडेड बाई n साइन थीटा दिस इज इक्वल टू a बाई अपॉन ax, और a बाई अपॉन ax हम लोग ये निकाल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। a बाई अपॉन ax इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा जो यहाँ पे रख दिया। तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से वैल्यू देखो n की कितनी आ जाएगी, फटाफट कैलकुलेट करो। mg cos थीटा माइनस n cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये रिजल्ट, n की वैल्यू यहाँ से आ गई mg cos थीटा। अब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ जानी चाहिए रेफरेंस फ्रेम की। रेफरेंस फ्रेम वहाँ पे एक ही लाइन में इन सिंगल स्टेप में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, और यहाँ पे देखो हमने कितने काम करने पड़े तब जाके ये n इज इक्वल टू हमें mg cos थीटा दिखा। और n इज इक्वल टू mg cos थीटा एक बार दिख गया तो उसके बाद तो केवल क्या करना है, इस प्रिज्म या इस वेज का एफबीडी बनाना है, जो कि ये कॉमन स्टेप है। दिस इज कॉमन स्टेप टू बोथ जो हम लोगों ने ये बनाई थी, ठीक है। तो यहां से फिर सॉल्व करेंगे, अगेन वी गेट इन दिस मैनर कि r की वैल्यू mg sin थीटा cos थीटा आ जाएगी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग इसके बाद। यस, तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि फ्रेम चूज करना कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके आगे फिर अगर कहीं कनेक्टेड मोशन है, स्ट्रिंग से मोशन कनेक्टेड है, दो ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं, या मोर देन दो पुलीज हैं और उसमें स्ट्रिंग्स कनेक्टेड हैं, या फिर 2 रिजिड बॉडीज या 4 रिजिड बॉडीज या 5 रिजिड बॉडीज अगर कनेक्टेड मोशन में है, तो हम उनके एक्सेलरेशंस को कैसे रिलेट करेंगे, तो वो ज्योमेट्रिकल रिलेशन हम कैसे सेटअप करेंगे, ये हम सीखेंगे अब कंस्ट्रेंट मोशन में। तो कंस्ट्रेंट मोशन में क्या हम बात कर रहे हैं, बेसिकली दो तरीके से बात करेंगे, एक तो वेज कंस्ट्रेंट और दूसरा है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो पहले हम बात कर रहे हैं वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट मतलब रिजिड बॉडीज मूव कर रही होंगी कांटेक्ट में, देन देयर एक्सेलरेशंस, वेलोसिटीज एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर कभी भी बॉडीज कांटेक्ट में मूव करेंगी तो उनके ये एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। और यू कैन से इन अदर वर्ड्स रिलेटिव एक्सेलरेशंस, रिलेटिव वेलोसिटीज एंड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो अलोंग द कॉमन नॉर्मल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग उनके रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशंस सेम होंगे, ठीक है। कैसे अप्लाई करेंगे, चलो इस पे एक और विजुअलाइजेशन देख लेते हैं। मान लो कि ये इस तरीके से ब्लॉक सिस्टम है, तो ये तो बहुत सिंपल सिचुएशन है, जितना डिस्प्लेसमेंट ए का होगा उतना ही बी का होगा, उतना ही सी का होगा अंडर सम फोर्स। अगर हमने कोई भी फोर्स इस पे इम्पार्ट कर रखा है तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि इजिली आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है। मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, बी और सी बराबर होंगे, और अगर डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो वेलोसिटी भी यहाँ पे बराबर होगी इन द सेम टाइम इंटरवल अगर विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके एक्सेलरेशन भी समान यानी इक्वल होंगे, एक्सेलरेशंस भी इक्वल होंगे ओवरऑल। अब हम बात करें कि इसको कैसे अप्लाई करना है। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जिस पे मैं बात करने वाला हूँ। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी सेम अलोंग द कॉमन नॉर्मल। चलो कैसे अप्लाई करना है प्रॉब्लम्स में सीखते हैं हम लोग। मैंने ये एक छोटा सा प्रॉब्लम लिया हुआ है, ये सिस्टम मैंने दिखाया कि इसको मैंने रेस्ट से रिलीज किया। तो अगर हम थोड़ा सा विजुअलाइजेशन पे आए तो क्या हो रहा है, ये ब्लॉक अगर यहाँ पे है और ये वेज यहाँ पे है, अगर छोड़ेंगे तो ये विद रिस्पेक्ट टू दिस वेज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 2 डायमेंशनल इसका मोशन दिखेगा मुझे, ठीक है। अगेन फ्रेम पे डिपेंड करेगा कि आप किस फ्रेम में कैसे एक्सेलरेशंस ले रहे हो, ठीक है। और ये पीछे जाएगा, ये
इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ये जो वेज है या प्रिज्म है वो राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम यही कंस्ट्रेंट फॉलो करने वाले हैं। इन ग्राउंड फ्रेम देयर इज नो रिलेटिव मोशन अलोंग द कॉमन नॉर्मल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नो रिलेटिव मोशन अलोंग कॉमन नॉर्मल, नो रिलेटिव मोशन अलोंग कॉमन नॉर्मल। देखो एक एक स्टेप में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, ध्यान से समझना बच्चों। देखो यहां पे मैंने ये सिस्टम बना लिया, अब मैं इन दोनों पार्टिकल्स के एक्सेलरेशन कॉमन नॉर्मल के अलोंग सेम रखूंगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशंस भी हमें कंसीडर करने हैं किस डायरेक्शन में, तो चलो पहले मैं ब्लॉक की बात कर रहा हूं और ब्लॉक पे मैंने अलोंग द इंक्लाइंड और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड दो डायरेक्शन कंसीडर कर लिए। एक इधर, तो इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन हो गई ax और a बाई इस डायरेक्शन में, इसको मैंने a बाई कह दिया क्योंकि जो ब्लॉक है इसका 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है। तो या तो मैं 2 डायमेंशनल मोशन में ऐसे एक्सेलरेशन कंसीडर करूं कि भाई ये इस डायरेक्शन में ax और इस डायरेक्शन में a बाई, या तो 2 डायमेंशनल ये वाला फ्रेम, या फिर मैं इस तरीके से 2 डायमेंशनल बात करूं जो मैंने अभी करी हुई है। तो इट इज़ अप टू मी। तो मैंने अभी जो एक्सेलरेशन ब्लॉक के मार्क करे हैं कहाँ पे, कॉमन नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है और कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की हुई है। तो कॉमन टेंजेंट के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे दोनों बॉडीज के एक्सेलरेशन मुझे देखने हैं और कॉमन नॉर्मल के अलोंग इक्वेट करने हैं। बेसिक प्रिंसिपल तो देखो ये है, ठीक है। तो मैंने ax और a बाई इस तरीके से एक्सेलरेशन मार्क कर लिए। अब बात करें जो रेड पॉइंट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अभी बताया था कि ये जो वेज है वो a एक्सेलरेशन से राइटवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया कैपिटल A। अब अगर हमें इन्हें लिंक करना है तो देखो ध्यान से, कॉमन नॉर्मल के अलोंग देयर इज नो रिलेटिव मोशन। तो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि इसके दो कंपोनेंट करोगे, ए कॉस थीटा और दूसरा आएगा कॉमन नॉर्मल के अलोंग आएगा ए साइन थीटा। और कॉमन नॉर्मल के अलोंग ए एक्स का कोई कंपोनेंट नहीं आ सकता क्योंकि एक्स डायरेक्शन कभी बाई डायरेक्शन को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो केवल ए बाई है ब्लॉक का, तो और ब्लॉक का अगर केवल ए बाई है तो अपना कंस्टेंट रिलेशन क्या बन गया फिर यहां से अगर देखें तो ए बाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, क्योंकि ए का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो आएगा वो आएगा ए साइन थीटा और रिलेटिव एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कॉमन नॉर्मल के अलोंग 0 होना चाहिए। तो ए बाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा। इस तरीके से हम इसे विजुलाइज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं ए एक्स कितना होगा फिर, क्योंकि भाई अगर नेट एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया ब्लॉक का तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक तो आप कैसे लिखोगे, नेट एक्सेलरेशन तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने ले रखे हैं, ठीक है। तो वो नेट एक्सेलरेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई स्क्वायर करके लिखा जाएगा, ठीक है। अब उसके लिए हमें ए एक्स भी पता होना चाहिए। चलो ए एक्स पे भी थोड़ा R&D कर ली जाए। ए एक्स कैसे निकलेगा, तो एम ब्लॉक, एम मास है जो ब्लॉक का, से इसका एबीडी बनाओ तो हमें विजुअलाइजेशन आएगा। mg देखो इस पे डाउनवर्ड लगेगा, एक्सेलरेशन डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, mg डाउनवर्ड। और दूसरा जो फोर्स इस पे दिख रहा है रियल फोर्स, वो केवल और केवल कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। हमें रिजॉल्व इन्हीं दो डायरेक्शन में करना है। तो n का कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में आएगा नहीं और ये डायरेक्शन है थीटा एंगल पे, तो mg का कंपोनेंट तो इधर हो गया mg, ये एंगल देखो थीटा होता है, ठीक है। तो mg cos थीटा इधर, तो इस डायरेक्शन में आएगा mg sin थीटा। ये mg sin थीटा कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे। ओवरऑल अगर हम विजुअलाइज करें तो दिस इज mg sin थीटा अलोंग द इंक्लाइंड, mg sin थीटा ही दिख रहा है मुझे और कोई फोर्स ही नहीं है। तो फिर अल्टीमेटली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो इस डायरेक्शन में। तो कितना दिखा कि भाई mg sin थीटा इज इक्वल टू m टाइम्स ax। तो क्लियरली यहां से दिख गया कि ax इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, g साइन थीटा। और अगर मुझे जो गिवन डाटा है उसके रेस्पेक्ट में आंसर करना हो तो नेट एक्सेलरेशन हम यहां से फाइंड कर लेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस a बाई स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे किशोर, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे।
लेकिन इस पे थोड़ा कंसंट्रेट कर लो, क्योंकि रोटेशन की अगर ABCD समझनी है तो NLM से ही रास्ता गुजरता है, ठीक है ना। चलिए ओके, ये AX G sin थीटा आ गया जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज, अब इसमें आप अप्लाई करो, ये एक सिस्टम मैंने दिखाया हुआ है, वेज कंस्ट्रेंट से ही रिलेटेड है, और वेज कंस्ट्रेंट पे अगर रिलेटेड है तो हम इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, देखो आप ध्यान से। वेज कंस्ट्रेंट में अगर हमें विजुलाइज करना है तो ये पूछा गया है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर्स एंड द प्रिज्म। तो क्या होगा बेसिकली, जैसे ही इस सिस्टम को रिलीज करेंगे, सारी सर्फेसेस अभी फ्रिक्शनलेस हैं, ये जो वेज ए है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पे कांटेक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, और कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट इसको इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये नीचे इधर राइटवर्ड जाएगा तो फिर ये जो बी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो चलो, अगर हमें इनके एक्सेलरेशंस को रिलेट करना है, क्वेश्चन में दिए नहीं है, मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर लेता हूं कि सपोज इसका एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में A1, और इसका एक्सेलरेशन ये डाउनवर्ड ही फॉल करेगा, ये डाउनवर्ड फॉल करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने कितना कह दिया, A2। अब मुझे इन दोनों को रिलेट करना है कि एक्सेलरेशन A1 और A2, इक्वेशन ऑफ मोशन तो लिख लेंगे हम लोग, लेकिन कंस्टेंट रिलेशन कैसे बनते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है न्यूटन्स लॉ की प्रॉब्लम्स को डील करने का। तो वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए बच्चों, कैसे हम डील करेंगे। देखो यहां पे अगर मैं बात करूं इस तरीके से, ये मैंने ड्रॉ कर दिया वेज, ठीक है। ये एंगुलर पोजीशन से थीटा है इस वेज की, ये गिवन है यहाँ पे, और दूसरा ये था स्फीयर। तो अगर ये स्फीयर है यहाँ पे, तो क्लियरली यू कैन सी कि इस स्फीयर पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया स्फीयर इस तरीके से। अब मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बताया था बच्चों, मैंने पहला पॉइंट आपको ये बताया था कि कॉमन नॉर्मल पे बात करनी है, और ये वॉल है इसके साथ, ये आगे इसको लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करने दे रही है, ये एक पिक्चर मैंने बना दी, ठीक है। तो कॉमन नॉर्मल पहले ड्रॉ करें, नॉर्मल हमेशा सेंटर से ही पास होता है स्फीयरिकल बॉडीज में, तो ये कॉमन नॉर्मल हो गया। कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद कॉमन टेंजेंट जो है उसके ठीक ऊपर मैंने कहा था एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, और उसके ठीक नीचे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। ठीक ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया और एक ठीक नीचे एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब इन पे एक्सेलरेशन देखो, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी वेक्टर को उसके पैरेलल कहीं से भी किधर भी ट्रांसलेट कर दो, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सेहत मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसका एक्सेलरेशन A1 मैंने यहाँ मार्क कर दिया, दिस इज A1, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्क कर देता हूँ। तो ये एक्सेलरेशन आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में A2। अब हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए। तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग हम रिलेटिव एक्सेलरेशन को 0 कैसे रखेंगे, कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। ये एंगल थीटा है अगर, तो ये थीटा हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये थीटा है। तो एक A1 का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड A1 cos थीटा, कॉमन नॉर्मल के अलोंग A1 का कंपोनेंट A1 sin थीटा, तो दिस इज A1 sin थीटा, ठीक है। और A2 का जो कंपोनेंट आएगा, A2 का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा बच्चों A2 cos थीटा। तो ये अपना कंस्ट्रेंट रिलेशन बन गया, A1 sin थीटा इज इक्वल टू A2 cos थीटा, दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई A1। ये दोनों एक्सेलरेशंस रिलेट हो गए यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर मैं एक और विजुअलाइजेशन आपको दिखाऊं यहाँ पे, लाइक इस तरीके से, मान लो ये वेज है, बिल्कुल इसी तरीके से लिंक करते हैं, ये वेज है और यहाँ पे मैंने इस तरीके से रख दिया। एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये रॉड है, वर्टिकली मूव कर सकती है बस केवल बिटवीन द टू पैरेलल वॉल्स, ये पैरेलल वॉल्स हो गई, ठीक है।
ये पैरेलल वॉल्स हो गई। यहाँ पे ये रॉड केवल वर्टिकली डायरेक्शन में मूव कर सकती है, तो अगर ये वर्टिकली डायरेक्शन में मूव करेगी, ये एंगुलर पोजीशन थीटा है, तो इसके देखो यहाँ से ये क्लियर हो गया, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी। तो जैसे ही ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ये जो वेज है राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी विद सम एक्सेलरेशन a2। अब आप रिलेट करो इनके एक्सेलरेशन फटाफट, और क्विक अगर आंसर कर रहे हो तो फटाफट बताओ, ठीक है। तो कैसे करेंगे इनके एक्सेलरेशन को लिंक, देखो ओके, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने बताया आपको टेंजेंट ये है, और इसके ठीक ऊपर और एक ठीक नीचे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे एक्सेलरेशन मार्क कर दो। तो a1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मार्क कर दिया, a2 इस डायरेक्शन में है, और फिर से कॉमन नॉर्मल के अलोंग इनके कंपोनेंट्स सेम रख दो, और जैसे ही रखोगे यू विल गेट द कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो ये आप करेंगे बच्चों, ठीक है। तो अब ये आज मैंने आपको जो वेज कंस्ट्रेंट हैं उनके एक्सेलरेशन को कैसे लिंक किया जाता है ये समझा दिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना, उसमें मैं स्ट्रिंग के जो कंस्ट्रेंट हैं, यानी स्ट्रिंग में जो बॉडीज पुली के थ्रू जो मूव कर रही हैं, उनको मैं बताऊंगा बच्चों कि कैसे उनके एक्सेलरेशंस को रिलेट करते हैं, ठीक है। तो अब हीट अप हो रहा है न्यूटन्स लॉ, हम लोग प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें इस तरीके से और एंजॉय करते रहें मेरे साथ इस तरीके से। थैंक यू आज के लिए, फिर करेंगे हम लोग आगे।